उपन्यास एक नया भारत। अध्याय 3। साक्षात्कार। ऑपरेशन सिंदूर एक नया भारत। बाद में दोपहर में जब सूर्य धीरे धीरे नई दिल्ली की ओर बढ़ने लगा, मनीषा रोहन के कार्यालय में लौट आई। वह शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में तत्परता की झलक थी। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय से श्री सुनील देसाई यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह अत्यावश्यक है। उन्होंने रोहन को मुद्दे का संक्षिप्त सारांश वाला एक छोटा नोट देते हुए कहा। रोहन ने नोट पर नजर डाली। उत्सुकता बढ़ गई। सुनील देसाई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अर्जेंट शब्द का इस्तेमाल हल्के में करते। उसे अंदर भेजो मनीषा, रोहन ने जवाब दिया और उसने उन कागजों को एक तरफ धकेल दिया जिन्हें वह पढ़ रहा था। कुछ देर बाद सुनील कमरे में दाखिल हुआ। उसके माथे पर हल्की सी सिलवटें देखकर उसका हमेशा का शांत व्यवहार झलक रहा था। प्रधानमंत्री जी, इतने कम समय में मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद। सुनील ने बोलना शुरू किया और रोहन द्वारा अपने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा करने पर वह बैठ गए। बिल्कुल सुनील, क्या हो रहा है? रोहन ने आगे झुकते हुए पूछा। उसे लगा कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है। सुनील ने बिना समय गंवाए कहा, ब्रिटेन के साथ हमारी बातचीत में प्रगति हुई है। उन्होंने संकेत दिया है कि वे व्यापार समझौते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वह भी हमारी अपेक्षा से पहले। रोहन ने भौहें चढ़ाईं। यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन जिस गति से अंग्रेज आगे बढ़ रहे थे वह आश्चर्यजनक था। आखिर इसमें क्या पेच है? रोहन ने पूछा, क्योंकि वह जानता था कि अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में कोई भी चीज बिना कीमत के नहीं मिलती। सुनील ने कुछ देर हिचकिचाते हुए कहा, वे सौदा पक्का करने के लिए उत्सुक हैं और मानते हैं कि भारत उनके विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक मजबूत व्यापारिक साझेदार हो सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ है। वे अनुकूल शर्तें चाहते हैं। ऐसी शर्तें। रोहन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और ध्यान से सोचने लगा। यह हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का एक बड़ा अवसर हो सकता है, उसने धीरे से कहा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जनता में अभी भी अंग्रेजों के प्रति गहरा अविश्वास है, खासकर विभाजन के बाद। अगर ऐसा लगता है कि हम उनके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो यह राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, हमें मजबूत स्थिति में रहकर बातचीत करनी चाहिए। हमें उन पर एहसान करते हुए नहीं देखा जाना चाहिए। रोहन ने विकल्पों पर विचार करते हुए अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाईं। हमें उनसे रियायतें चाहिए। ब्रिटेन को बताएं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि इससे पहले भारत को फायदा होना चाहिए, और उन्हें यह भी बताना होगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले में जोखिम उठा रहा हूं। मेरी राजनीतिक पूंजी दांव पर लगी है। सुनील ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी को यह बात बता दूंगा और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। किसी भी समझौते को हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करनी होगी। अच्छा, चलो कल हमारे आर्थिक और व्यापार सलाहकारों के साथ एक बैठक की व्यवस्था करते हैं, रोहन ने फैसला किया। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसमें शामिल हों ताकि हम इसे हर कोण से देख सकें। सुनील ने स्पष्ट दिशा निर्देश पाकर राहत महसूस की। हाँ प्रधानमंत्री जी, मैं सब कुछ गति में लाऊंगा। साथ ही हमने आपके निर्देशानुसार सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से संपर्क किया है। अमेरिकियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है, लेकिन स्टालिन, खैर, वह अधिक संदिग्ध है।
रोहन ने थोड़ा मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। स्टालिन कभी भी हमारे प्रति विशेष रूप से गर्मजोशी से पेश नहीं आए, लेकिन हम बातचीत जारी रखेंगे। दुनिया बदल रही है और वह अंततः हमारे साथ आएंगे। बातचीत जारी रखें। समझ गया प्रधानमंत्री जी, अपना समय देने के लिए धन्यवाद, सुनील ने विदा लेने से पहले कहा। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, तभी मनीषा एक छोटा नोटपैड लेकर फिर से अंदर आई। प्रधानमंत्री जी, द इंडिया जर्नल की लक्ष्मी नारायण ने आपसे साक्षात्कार का अनुरोध किया है। वह सबसे सम्मानित पत्रकारों में से एक हैं और वह आपके काम को करीब से देख रही हैं। क्या आप उनसे बात करना चाहते हैं? रोहन लक्ष्मी की प्रतिष्ठा को अच्छी तरह जानता था। वह तेज दिमाग की थी और सवाल पूछने का उसका तरीका सीधा था, लेकिन वह निष्पक्ष भी थी और ऐसे समय में उन्हें जनता को सूचित रखने की आवश्यकता थी। उससे कहो कि मैं उसे अभी देखूंगा, उसने कहा। कुछ मिनट बाद लक्ष्मी आ गई। वह हमेशा की तरह शांत, संयमित और पेशेवर थी। वह जानती थी कि देश अपने नए प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। लक्ष्मी और प्रधानमंत्री रोहन के बीच एक विशेष साक्षात्कार। प्रधानमंत्री जी, इतने कम समय में इस साक्षात्कार के लिए सहमत होने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे पता है कि आपका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। लक्ष्मी ने सम्मान और प्रशंसा के साथ कहा। कोई समस्या नहीं है लक्ष्मी। प्रधानमंत्री के रूप में जनता के लिए उपलब्ध रहना मेरी जिम्मेदारी है और आप उन तक पहुंचने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक हैं। चलिए शुरू करते हैं, रोहन ने ईमानदारी से हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लक्ष्मी ने सिर हिलाया और अपना नोटपैड खोला। सबसे पहले स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यह कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी और पंडित राव के निधन से एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। आप उनकी जगह कैसे भरना चाहते हैं? लक्ष्मी ने जिज्ञासु और उत्साहजनक स्वर में पूछा। ये एक सम्मान की बात है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसे हल्के में ले रहा हूँ। मैं जिम्मेदारी का गहरा एहसास महसूस करता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा देश चुनौतियों का सामना कर रहा है, बल्कि इसलिए भी कि मैं एक महान नेता के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। पंडित राव एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनके पास भारत के भविष्य के लिए एक महान नेता के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। पंडित राव एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनके पास भारत के भविष्य के लिए योजनाएं थीं जिन पर हम सभी विश्वास करते थे। उनका निधन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। रोहन ने सांस ली, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे अपने तरीके से नेतृत्व करना होगा। मैं कभी पंडित राव नहीं बन सकता और मेरा ऐसा होने का इरादा भी नहीं है। मेरा लक्ष्य एक ऐसी विरासत का निर्माण करना है जो उन्हें सम्मान दें और साथ ही एक ऐसा भविष्य गढ़े जो हमारे लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। प्रधानमंत्री रोहन अपने कार्यालय में लक्ष्मी से बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी योजनाओं पर चर्चा करनी शुरू कर दी है। लोग ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि आप आगे क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी। बहुत अनिश्चितता है, खासकर विभाजन के बाद मानवीय संकट के कारण। आप इसे कैसे संबोधित करने की योजना बना रहे हैं? लक्ष्मी ने प्रशंसात्मक और प्रश्नार्थक स्वर में कहा। रोहन थोड़ा आगे झुकते हैं, उनकी आवाज में गंभीरता है। लक्ष्मी, मानवीय संकट मेरे एजेंडे में सबसे ऊपर है। विभाजन ने लाखों लोगों को विस्थापित किया और अभी हमारा ध्यान तत्काल राहत, भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल प्रदान करने पर है, रोहन ने गंभीरता से कहा। लेकिन हमें दीर्घकालिक रूप से भी सोचना होगा। नौकरी सृजन, आर्थिक स्थिरता और शिक्षा, उन्होंने दृढ़ता से जोड़ा। और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रभावित लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण होगी। इसमें समय लगेगा, लेकिन हम हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लक्ष्मी ने आगे कहा, लोगों को इस बात की चिंता है कि यह सहायता ज़रूरतमंदों तक कैसे पहुंचेगी। सिस्टम में भ्रष्टाचार और अकुशलता के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। रोहन ने सिर हिलाया। एक वैध चिंता है और हम इसे संबोधित कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण समितियां स्थापित करेंगे कि सहायता वहां पहुंचे जहां उसे जाना चाहिए। हम स्थानीय संगठनों और सामुदायिक नेताओं के साथ भी काम कर रहे हैं, जिन्हें इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही कहाँ है। हम पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और हम इसे प्रकटा बना रहे हैं।
एक सरकारी कार्यालय का दृश्य जहां प्रधानमंत्री रोहन अपनी मेज पर बैठे हैं। सामने लक्ष्मी बैठी है जो नोट्स ले रही है। राजनीतिक विपक्ष के बारे में क्या वे सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना करने में मुखर रहे हैं, खासकर जिस गति से सुधार और परियोजना को लागू किया गया। नए प्रधानमंत्री के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? लक्ष्मी ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। रोहन ध्यान से सुनता है और फिर अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है। एक हल्की सी आह निकलती है उनके मुंह से। विपक्ष वही कर रहा है जो उन्हें करना चाहिए, हमें जवाबदेह ठहरा रहा है और उनकी कुछ आलोचनाएं उचित भी हैं। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि परिस्थिति इसकी मांग करती है, रोहन ने संजीदा होकर कहा। फिर उन्होंने निर्णायक स्वर में कहा, लेकिन मैं उन सुधारों में विश्वास करता हूं जो हम कर रहे हैं। वे ज़रूरी हैं और मुझे लगता है कि समय के साथ हम देखते हैं कि रोहन और लक्ष्मी एक औपचारिक बैठक कक्ष में बैठे हैं, राजनीति और नेतृत्व की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसे देखेंगे। हम विपक्षी नेताओं से भी बातचीत करने, उनकी चिंताओं को सुनने और जहां संभव हो आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रोहन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। लेकिन आखिरकार हमें ऐसे फैसले लेने ही होंगे जो देश के सर्वोत्तम हित में हो, भले ही वे अलोकप्रिय हों। उन्होंने संकल्प के साथ जोड़ा। लक्ष्मी रोहन की दृढ़ता से प्रभावित होकर हल्की मुस्कान देती है। प्रधानमंत्री जी, आप आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं और आत्मविश्वास ही वह चीज़ है जिसकी देश को अभी ज़रूरत है, लक्ष्मी ने प्रशंसा व्यक्त की। रोहन भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं। धन्यवाद लक्ष्मी, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है लेकिन विनम्रता भी उतनी ही ज़रूरी है। मुझे पता है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं, राजनीतिक साक्षात्कार और मानवीय संकट। साक्षात्कार कक्ष विशाल है जिसमें एक लंबी मेज है जो साक्षात्कार कक्ष को अलग करती है। साक्षात्कार समाप्त होता है, लक्ष्मी खड़ी होती है और अपने साथियों को नोट्स इकट्ठा करती है। प्रधानमंत्री जी, आपके समय के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि लोग सीधे आपके विचार सुनना पसंद करेंगे, लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया, लक्ष्मी को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हुए। कभी भी लक्ष्मी कठिन प्रश्न मार रहे हो, रोहन उत्साह से बोला। यही हमें चौकन्ना रखता है। बातचीत गंभीर होते ही रोहन ने अपना रुख बदल लिया। अभी बहुत काम करना है और मैं इसे पूरा करने का इरादा रखता हूँ, रोहन ने दृढ़ता से कहा। लोग ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि आप आगे क्या करेंगे। प्रधानमंत्री जी, बहुत अनिश्चितता है, खासकर विभाजन के बाद मानवीय संकट के कारण। आप इसे कैसे संबोधित करने की योजना बना रहे हैं? लक्ष्मी ने जिज्ञासा से पूछा। आगे झुकते हुए रोहन ने गंभीरता से कहा, लक्ष्मी, मानवीय संकट मेरी एजेंडे में सबसे ऊपर है। विभाजन ने लाखों लोगों को विस्थापित किया और अभी हमारा ध्यान तत्काल राहत, भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल प्रदान करने पर है। लेकिन हमें दीर्घकालिक रूप से भी सोचना होगा। नौकरी सृजन, आर्थिक स्थिरता और शिक्षा।